Okay, now in question number 1, they say if 3 times the larger of the two numbers. So first of all, we have to consider two numbers. So let the two numbers be, let the two numbers be x and y. And also we can consider that x is greater than y, right? Okay, now the question says 3 times the larger of the two numbers is divided by the smaller one. Now remember, the number which is divided, it is called the dividend. So we have dividend, and the number by which you divide, that is called the divisor. Now let's see here, 3 times the larger is divided. So the larger is x over here, so 3 times the larger, so 3x is divided, and it is divided by the smaller one, so the smaller one over here is y, so the divisor is y. देखिए, जिसको आप डिवाइड करेंगे वो आपका डिवाइडेंड है, और जिससे डिवाइड करेंगे वो डिवाइज़र है. तो हम यहाँ पे डिवाइड किससे कर रहे हैं, देखिए सॉरी डिवाइड किसको कर रहे हैं, पहली चीज़ तो 3 टाइम्स द लार्जर, तो लार्जर है x, तो उसके 3 टाइम्स को आप डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका डिवाइडेंड हो गया 3x, और डिवाइड किससे कर रहे हैं, स्मॉलर से, तो डिवाइज़र हो गया y. आगे वी गेट 4 एज क्वोशिएंट, तो यहाँ पे जो क्वोशिएंट है वो है 4 एंड 3 एज रिमाइंडर, और रिमाइंडर है यहाँ पे 3. ओके, अब मेरे पास देखिए यहाँ पे 4 चीज़ें हैं, डिवाइडेंट है, डिवाइज़र है, क्वोशिएंट है एंड रिमाइंडर. अब इन चारों को हम आपस में रिलेट कैसे कर सकते हैं, ये समझिएगा. हमारे पास होता है फॉर्मूला, जो हमारा डिवाइडेंट होता है वो होता है इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर. ये होता है इन चारों में रिलेशन. तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे डिवाइडेंड की जगह आ जाएगा 3x, क्वोशिएंट आ जाएगा 4, और डिवाइज़र आ जाएगा y, 4y प्लस रिमाइंडर 3. तो अगर मैं इसको अरेंज करूँ, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 3. ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, देखिए, ठीक है. अच्छा, अब सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं. सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, ऑल्सो इफ 7 टाइम्स द स्मॉलर इज डिवाइडेड. अब हमें डिवाइड किसको करना है, देखिए 7 टाइम्स द स्मॉलर. तो अब जो हमारा डिवाइडेंट है वो है 7 टाइम्स द स्मॉलर, स्मॉलर तो है y. तो अब हमें 7y को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, बाय द लार्जर, जो लार्जर नंबर है. तो हमारा जो डिवाइज़र है यहाँ पे वो है लार्जर 1, तो लार्जर कौन था, x. वी गेट 5 एज क्वोशिएंट. अब इसमें क्वोशिएंट आ रहा है 5 एंड 1 एज रिमाइंडर, और रिमाइंडर आ रहा है 1. अच्छा, इन चारों में भी अगर आप देखिए तो सेम यही रिलेशन होगा जो इन चारों में है. तो हम इसी रिलेशन के अंदर इन चारों को पुट कर दें, तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास है डिवाइडेंट जो कि है 7y इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइज़र. क्वोशिएंट है 5, डिवाइज़र है x, तो 5x प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इज़ 1. तो यहाँ से अगर मैं अरेंज करूँ तो माइनस 5x प्लस 7y इज़ इक्वल टू 1. तो ये मेरे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन.
अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी. सो लेट्स सॉल्व दीज टू. So we have solved equation number 1 and 2 simultaneously, and on solving these two equations simultaneously we are getting x and y. So x and y were the two numbers. So the question says find the two numbers. So the two numbers are 25 and 18. So this will be your answer. So this is clear to you? Okay, now in this question, if you go through the question, they say the sum of a two-digit number. So first of all, we have to consider a two-digit number. अब देखिए, 2 डिजिट का नंबर आप कैसे कंसिडर करते हैं. जितने भी 2 डिजिट के नंबर होते हैं उसमें एक तो होती है यूनिट प्लेस और एक होती है उसमें टेंस प्लेस. तो सबसे पहले तो मुझे इन दोनों प्लेसेस पे डिजिट्स कंसिडर करनी पड़ेंगी. सो हम डिजिट्स सपोज कर लें. टेंस प्लेस पे डिजिट मान लो है x और यूनिट प्लेस पे डिजिट मान लो y. तो अगर 2 डिजिट का नंबर होगा कभी भी तो उसमें 2 डिजिट्स होंगी, एक यूनिट प्लेस पे और एक टेंस प्लेस पे. तो हमने टेंस प्लेस पे x मान लिया, यूनिट प्लेस पे y मान लिया. अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम नंबर लिखें तो नंबर क्या होना चाहिए. नंबर लिखने का तरीका क्या होता है, जो टेंस प्लेस होती है उसको तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये यूनिट प्लेस है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया नंबर. अब इसी के नीचे मैं लिख दूंगा रिवर्स नंबर. अब रिवर्स नंबर क्या होता है, रिवर्स नंबर का मतलब होता है नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स. इन डिजिट्स को इंटरचेंज करके जो नंबर आएगा, ये देखिए हमने डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया, ये इधर आ गया, ये इधर, तो ये रिवर्स नंबर आ गया. तो जब भी 2 डिजिट वाला क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले तो ये कंसिडर कर लेना. अब क्वेश्चन में कंडीशन देखिए क्या दी है, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर. तो 2 डिजिट का नंबर तो ये हो गया, एंड अब इसके संग ऐड किसको करना है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट्स. तो मतलब रिवर्स नंबर. तो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है मुझे करना है सम. सम का मतलब होता है एडिशन करना. अब मुझे एडिशन किसका करना है, देखिए एक तो 2 डिजिट का नंबर जो मैंने सपोज किया है उसको मुझे लेना है, दूसरा मुझको लेना है नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स. तो मुझे ये 2 नंबर ऐड करने हैं. तो ये देखिए नंबर तो ये है, नंबर है 10x प्लस y. अब इसके साथ मुझको ऐड करना है नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, मतलब ये. तो ये था आपके पास नंबर और ये है रिवर्स नंबर. तो मुझे इन दोनों को ऐड करना है. तो जब इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो टोटल होगा 121. तो इज़ इक्वल टू 121. तो यहाँ से देखिए आपके पास आएगा 11x प्लस 11y इज़ इक्वल टू 121. अब आप ये देखिए जो इक्वेशन आई यहाँ पे, ये पूरी इक्वेशन 11 से रिड्यूसिबल है, तो इसको 11 से रिड्यूस कर दो. तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1. तो जो फर्स्ट कंडीशन दी थी उसके हिसाब से ये इक्वेशन नंबर 1. अब दूसरी इक्वेशन के लिए क्या बोल रहा है, द 2 डिजिट्स, मतलब ये जो 2 डिजिट्स हैं x एंड y, ये जो 2 डिजिट्स हैं इनका डिफरेंस दे रखा है 3. अच्छा अब देखिए ये जो 2 डिजिट्स हैं x एंड y, इन दोनों का डिफरेंस आपको दिया गया है 3. तो अब हमें इसमें ये तो पता नहीं है कि यूनिट डिजिट बड़ी है या टेंस डिजिट बड़ी है, हो सकता है x बड़ा हो. तो अगर x बड़ा है तो इक्वेशन आएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. और ये भी हो सकता है जो यूनिट डिजिट है वो बड़ी है, मतलब y बड़ा है, तो इक्वेशन आएगी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3. तो जो सेकंड कंडीशन है
उससे इक्वेशन ये भी बन सकती है या तो फिर ये बन सकती है। तो ये इक्वेशन नंबर हो गई 2, ये मेरे पास हो गई इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, यहाँ दो कंडीशन थी, तो फर्स्ट कंडीशन से तो इक्वेशन नंबर 1 बनी है। जो सेकंड कंडीशन थी जिसमें कहा गया था डिफरेंस ऑफ द टू डिजिट्स, उससे ये दो इक्वेशन बनी हैं। अब मुझे एक्स और वाई निकालना है, तो एक बार मैं इक्वेशन नंबर 1 के साथ इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करूँगा। तो चलिए पहले एक बार 1 और 2 को सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्विंग 1 एंड 2। तो इक्वेशन नंबर 1 है मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। इक्वेशन नंबर 2 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इसमें प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू आ गई 7। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी पुट कर दें और इससे y निकाल लें। ये देखिए x की वैल्यू है 7, तो इसमें हमने 7 पुट कर दिया, तो y की वैल्यू आ गई 4। अब मेरे पास x और y दोनों वैल्यू आ गई, तो मैं इससे ओरिजिनल नंबर फाइंड कर लूँ। तो नंबर हमने सपोज किया था 10x प्लस वाई, तो इसमें हम वैल्यू पुट कर दें। हमने नंबर क्या सपोज किया था, ये देखिए हम लोगों ने नंबर सपोज किया था 10x प्लस वाई। तो जब हमने x और y दोनों की वैल्यू निकाल ली, तो इसमें हम x और y की वैल्यू पुट कर रहे हैं। x की जगह पुट कर रहे हैं 7, y की जगह पुट कर रहे हैं 4, तो ये हो जाएगा 70 प्लस 4 यानी कि 74। तो नंबर हो गया 74। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, जैसे एक बार मैंने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया, एक बार मैं 1 और 3 को सॉल्व करके देखूं। तो सॉल्विंग 1 एंड 3, तो 1 तो है आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 और 3 है y माइनस एक्स। अच्छा, ये जो है y माइनस एक्स, अब जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो ध्यान से देखो, ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास लेफ्ट साइड पे आएगा 2y इज इक्वल टू 14, तो y की वैल्यू आ जाएगी 7। अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें y की वैल्यू, यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी 4। अच्छा, x और y की वैल्यू जो मिलती है वो तो हमें शो करता है डिजिट्स, पर हमें तो नंबर फाइंड करना है ना। तो नंबर हमने क्या सपोज किया था, देखिए नंबर था 10x प्लस वाई, तो x की जगह पे आप पुट कर देंगे 4, y की जगह पे पुट कर देंगे 7, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 7, 47। तो देखिए आंसर में 2 आ गए हमारे पास कि द नंबर रिक्वायर्ड नंबर इज 74 और 47, दोनों में से कोई भी नंबर हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए आपसे कहा गया कि आपको डिवाइड 36 इंटू 4 पार्ट्स। अब 36 को मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, तो चलिए चारों पार्ट को कुछ नेम कर लेते हैं। लेट द 4 पार्ट्स बी ए, बी, सी एंड डी। ये हमने 4 पार्ट मान लिए, ए बी सी डी। अब ये कह रहा है कि सो दैट इफ़ 2 इज़ एडेड टू द फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट में हम 2 ऐड कर रहे हैं। अगर ये कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट में 2 ऐड करो, तो चलिए फर्स्ट पार्ट में आपने 2 ऐड कर दिया, तो ये बन गया a प्लस 2, कॉमा 2 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट किसको माना है, b को, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो। द थर्ड पार्ट इज़ मल्टीप्लाइड बाई 2, तो हमने थर्ड पार्ट c मान रखा है, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो।
जो फोर्थ पार्ट है इट इज़ डिवाइडेड बाय 2, तो ये है d, इसको डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास 4 रिजल्टिंग आ गए ना। उन्होंने कहा देन द रिजल्टिंग नंबर्स आर सेम, तो ये जितने भी आपके पास रिजल्टिंग नंबर आए हैं ये चारों सेम हैं, तो मतलब ये चारों इक्वल हैं एक दूसरे के। पहली बात तो देखिए 4 पार्ट में डिवाइड किया। क्वेश्चन के हिसाब से जो फर्स्ट पार्ट था ए, उसमें +2 करना था, कर दिया। सेकंड पार्ट में से -2 करना था, ये कर दिया। थर्ड पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना था, कर दिया। लास्ट वाले पार्ट को 2 से डिवाइड करना था, कर दिया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि देन द रिजल्टिंग नंबर्स इज़ द सेम इन ईच केस, तो ये जो 4 नंबर आए हैं ये चारों इक्वल हैं। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट को सेकंड से इक्वेट कर दें। अच्छा, जब मैंने फर्स्ट को सेकंड से इक्वेट किया तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि जो मेरा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट कौन है, बी, मैं यहाँ से बी निकाल लूँगा इन टर्म्स ऑफ ए, तो ये इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये देखिए जो सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट कौन था, बी, वो मैंने बी फाइंड कर लिया इन टर्म्स ऑफ ए। अब चूंकि ये सब के सब आपस में इक्वल हैं, तो जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट से सेकंड को इक्वेट किया तो मैं फर्स्ट पार्ट से थर्ड को भी इक्वेट कर सकता हूँ क्योंकि सब इक्वल हैं। चलिए इसको इक्वेट कर दें। अच्छा, जब इसको मैंने इक्वेट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा थर्ड पार्ट है सी, उसको मैं फाइंड करूँगा इन टर्म्स ऑफ ए। जैसे मैंने बी निकाल लिया था इन टर्म्स ऑफ ए, वैसे मैं यहाँ से सी निकाल लूँगा इन टर्म्स ऑफ ए। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, ये मेरे पास सी आ गया। सी का मतलब है थर्ड पार्ट, उसको मैंने इन टर्म्स ऑफ ए निकाल लिया। अब देखिए जो फोर्थ पार्ट है ये भी तो इसके बराबर होगा क्योंकि ये चारों रिजल्टिंग नंबर इक्वल थे। तो अब मैं a+2 से लास्ट वाले रिजल्टिंग नंबर को इक्वेट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ से d निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ a, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, 2a+4। तो मैंने क्या किया कि फर्स्ट पार्ट तो मैंने a मान लिया था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट b, c, d थे, मैंने b, c और d सब की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a निकाल दी। अच्छा, ये जो 4 पार्ट थे a, b, c, d, ये किसके पार्ट्स थे, 36 के। इसका मतलब ये हुआ कि इन चारों पार्ट का जो सम होगा वो होगा इक्वल टू 36। ये देखें, ठीक। अब a को तो ऐसे ही रहने दो a, अब b को इन टर्म्स ऑफ a रिप्लेस कर दो, तो b की जगह लिख दो a+4, b की जगह आ गया। अब c की जगह पे ये आ जाएगा a+2/2 प्लस d की जगह पे ये आ जाएगा 2a+4। इस तरीके से देखो तो मैंने पूरी इक्वेशन एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर ली, a में कन्वर्ट कर ली, सिंगल वेरिएबल। अच्छा, अब यहाँ ब्रैकेट खोल के ऐड करें तो देखिए a+a 2a+4, ये तो फ्रैक्शन में है, इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए, 2a+4। अच्छा, अब लेफ्ट हैंड पे देखिए 2a+2a, ये तो हो जाएगा 4a। अच्छा, ये 4+4 ये हो गया 8, इसको उधर ले आके माइनस कर दीजिए और इधर बचा है a+2/2, इधर हो गया है 36 माइनस, अच्छा ये 4 उधर जाके माइनस हो गया 4 की, यानी कि -8। अब लेफ्ट हैंड पे एलसीएम ले लें, एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे आपके पास 2, तो ये आ जाएगा 8a प्लस a+2, इधर 36 माइनस 8 करेंगे तो 28, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इधर तो हो गया 8a + a 9a + 2, इधर हो गया 56, ये 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये हो गया 9a = 54।
यहाँ से a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई है 6। मतलब कि देखिए आपने 4 पार्ट लिए थे ABCD, तो पहला पार्ट तो आपके पास आ गया 6। अब B, C और D ये 3 पार्ट और हैं, ये निकाल लें। तो यहाँ पे देखिए B किसके बराबर है, A+4। A की वैल्यू आई है 6, तो B की वैल्यू हो गई 10। अब C की निकालनी है, तो C ये है इन टर्म्स ऑफ A, C है A+2/2। A की वैल्यू तो 6 है, तो ये हो जाएगा 6+2/2, तो ये हो गया 8/2 यानी कि 4। और D कितना है, D है हमारे पास 2A+4, तो 2 × 6 + 4, तो D की वैल्यू हो गई 16। बस हमको 36 को 4 पार्ट में डिवाइड करना था, तो हमने 4 पार्ट क्या सपोज किए थे, देखिए हमने 4 पार्ट सपोज किए थे ABCD। बस तो फाइनल आंसर हमारा हो गया 4 पार्ट्स। R ABCD था, A 6, B है 10, C है 4 और D है 16। तो ये हो गए 4 पार्ट। अच्छा, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो कि एज के ऊपर बेस्ड है। इसमें दिया है द एज ऑफ अ मैन इज 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है इस क्वेश्चन में, जो मैन की एज है उसको कंपेयर किया है विथ, किससे कंपेयर किया है, सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। उसके 2 बच्चे हैं, उन दोनों की एज का जो सम है उससे कंपेयर किया गया है, किसी एक बच्चे की एज से नहीं कंपेयर किया गया। क्वेश्चन को ध्यान देखिएगा, मैन की जो एज है वो बताई जा रही है 3 times। किस चीज़ का 3 times, सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। उसके 2 बच्चे हैं, दोनों की एज का जो सम है उससे कंपेयर किया जा रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग जो प्रेजेंट एज है मैन की, प्रेजेंट एज, मैन की जो प्रेजेंट एज है वो हम मान लेते हैं x। अच्छा, उसके 2 बच्चे हैं, उन दोनों की एज तो हमें नहीं पता है, लेकिन जो दोनों की एज का सम है, मतलब फर्स्ट वाले चाइल्ड की एज प्लस सेकंड वाले चाइल्ड की एज, दोनों की जो एज का सम है उसको हम y मान ले रहे हैं। क्यों मान ले रहे हैं उसको y, क्योंकि मैन की जो एज है उसको कंपेयर किया जा रहा है सम ऑफ देयर एजेस से, किसी एक बच्चे की एज से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, दे आर कंपेयरिंग इट विद द सम ऑफ द एजेस। तो C1 और C2 ये कहलाएगा सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, उसको हमने y मान लिया। अब प्रेजेंट कंडीशन में क्या कह रहे हैं कि जो मैन की एज है वो किसके बराबर है, एज ऑफ मैन इज 3 times, वो है 3 times, किस चीज़ का 3 times है, सम ऑफ द एजेस, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, जो उसके 2 चिल्ड्रन हैं उन दोनों की एज का सम। तो ये देखिए प्रेजेंट टाइम में मैन की एज तो आपने x ली है 3 times, और सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन वो आपने y लिया है। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, देखिए x - 3y = 0, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, तो प्रेजेंट एज x और y मानने के बाद ये कंडीशन थी, इसमें हमने वैल्यू डाल दी, ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, अब इसके बाद क्या कह रहा है, 5 years hence, अब 5 साल के बाद, 5 years hence,
अब 5 साल के बाद क्या हुआ? अच्छा, 5 साल के बाद मैन की जो एज है वो 5 इयर्स बढ़ जाएगी, तो मैन की तो एज हो जाएगी x प्लस 5। अब C1 और C2 कितना हो जाएगा? C1 प्लस C2 का मतलब हुआ सम ऑफ द एजेस ऑफ द 2 चिल्ड्रन। अच्छा, 5 साल पहले दोनों की एज का सम था y। अब अगर हम 5 साल के बाद की बात करें तो 5 साल के बाद 5 इयर्स इसका बढ़ जाएगा और 5 ईयर इसका भी बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों की एज 5-5 साल बढ़ जाएगी ना। तो 5 इसका बढ़ेगा, 5 इसका बढ़ेगा, यानी कि टोटल इंक्रीज़ होगा 10 इयर्स। तो ये हो जाएगा y प्लस 10। ये देखिए, ये बात समझ में आई? आपके पास जो y था वो था दोनों बच्चों की एज का सम। अब अगर हम 5 साल के बाद, तो 5 इयर्स फर्स्ट वाले की एज बढ़ गई और फिर 5 इयर्स इसकी भी बढ़ गई, दोनों की 5-5 साल बढ़ जाएगी ना। तो जो उनका सम है वो कितना इंक्रीज़ हो जाएगा? 5 इसका 5 इसका, यानी कि प्लस 10 ये हो जाएगा। अब कंडीशन क्या है? हिज एज का मतलब है कि मैन्स एज विल बी डबल द सम ऑफ देयर एजेस। मैन की जो एज बताई जा रही है वो बताई जा रही है डबल। डबल का मतलब है ट्वाइस द सम ऑफ देयर एजेस, दोनों की एजेस का सम। अच्छा, मैन की एज 5 साल के बाद तो x प्लस 5 है। अच्छा, C1 प्लस C2 5 साल के बाद वो हो जाएगा y प्लस 10। यहाँ से दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, देखिए 20। इक्वेशन आ गई x माइनस 2y इज इक्वल टू 15। ये हमने दूसरी इक्वेशन बना ली। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं तो मुझे x और y पता लग जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में मुझे सिर्फ क्या निकालना है? जो मैन है उसकी प्रेजेंट एज। तो मैन की प्रेजेंट एज हमने x मान रखी है, तो हमें x निकालना है बस। तो इन दोनों को सॉल्व करके x निकाल लीजिए आप, यानी कि आप y को एलिमिनेट करा दीजिए, x निकल आएगा। तो इसमें आप देखें, हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया साइमल्टेनियसली, y के कोफिशिएंट सेम बना करके कैंसिल आउट करा दिया, तो x की वैल्यू आ गई 45 और x था क्या? मैन की प्रेजेंट एज, वही हमसे पूछी गई थी। सो द प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज 45 ईयर्स। ये उसकी प्रेजेंट एज हो गई, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, इसमें क्या दिया है? अ मैन बाइज postage stamps of denomination 25 पैसा and 75 पैसा for rupees 7.50. He buys 18 stamps in all. पहली चीज़ तो आप ये समझें कि उसने 2 टाइप के स्टैम्प्स खरीदे। कौन से 2 टाइप थे? एक तो वो स्टैम्प जिनका डिनोमिनेशन था 25 पैसा, मतलब वो स्टैम्प जिनकी कॉस्ट थी 25 पैसा ईच, और दूसरा उसने ख़रीदा वो स्टैम्प जिनकी कॉस्ट थी 75 पैसे ईच। तो उसने 2 टाइप के स्टैम्प खरीदे। अब हमें ये नहीं मालूम है कि कौन से स्टैम्प कितने खरीदे। सो लेट नंबर ऑफ स्टैम्प्स of denomination 25 पैसे, मतलब हम ये मान रहे हैं कि 25 पैसे वाले उसने कितने स्टैम्प्स खरीद लिए? x स्टैम्प्स। फिर इसी तरीके से उसने नंबर ऑफ स्टैम्प्स ऑफ डिनोमिनेशन
75 पैसे। अब हम ये मान रहे हैं कि 75 पैसे वाले उसने कितने स्टैम्प खरीद लिए, वाई स्टैम्प। तो उसने कुल मिलाकर के स्टैम्प्स कितने खरीदे हैं, देखिए 18 स्टैम्प्स। तो हमने ये माना है कि 25 पैसे वाले एक्स स्टैम्प्स हैं और 75 पैसे वाले वाई स्टैम्प्स हैं। तो अगर इन दोनों को ऐड करूं तो वो आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई, x + y = 18। नंबर ऑफ स्टैम्प्स 18 खरीदे उसने, ये हो गया। अच्छा, अब जो 25 पैसे वाले स्टैम्प्स थे और जो 75 पैसे वाले स्टैम्प्स थे, उनकी टोटल कॉस्टिंग थी रुपीज़ में 7.50। ये टोटल कॉस्टिंग है। अब हम कैसे कॉस्टिंग निकालेंगे समझिएगा। 25 पैसे वाले उसने एक्स स्टैम्प्स खरीदे हैं, यानी कि एक स्टैम्प 25 पैसे का है, तो अगर वो एक्स स्टैम्प खरीदेगा तो कॉस्टिंग हो जाएगी 25x प्लस, अब देखो ये वाले एक स्टैम्प 75 पैसे का है और उसने खरीदे हैं वाई स्टैम्प्स, तो इनकी कॉस्टिंग हो जाएगी 75y। तो ये दोनों टाइप के स्टैम्प्स की कॉस्टिंग हो गई और टोटल कॉस्टिंग है 7.50। अच्छा, ये देखो जो टोटल कॉस्टिंग है वो तो रुपीज़ में दे रखी है, लेकिन जो सिंगल कॉस्टिंग है वो तो पैसे में है। तो ये जो टोटल कॉस्टिंग है इसको भी मुझे पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसको पैसे में कन्वर्ट करने के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, 750। 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 750। अब आप ध्यान से देखो तो ये पूरी इक्वेशन 25 से रिड्यूसिबल है, तो इसको 25 से रिड्यूस कर दो। ये सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लें। ये फर्स्ट, ये सेकंड। अगर मैं सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दूं तो मेरा x एलिमिनेट हो जाएगा। तो माइनस करने के लिए मुझे सेकंड इक्वेशन का साइन चेंज करना पड़ेगा। ये हमारा x एलिमिनेट हो गया, तो ये आ गया -2y, ये आ गया -12। तो y की वैल्यू आ गई 6। यानी कि 75 पैसे वाले कितने स्टैम्प्स खरीदे उसने, 6। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें। x की वैल्यू आ गई 12। तो मतलब 25 पैसे वाले उसने कितने स्टैम्प्स खरीदे, 12। तो हमको फाइनली ये आंसर लिख के बताना होगा। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टैम्प्स of denomination 25 पैसे is equal to 12, ठीक। and number of stamps of denomination 75 पैसे इज इक्वल टू 6। ये आपका फाइनल आंसर। होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। सो इनको आप सॉल्व करके देखिएगा।